हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। यह है इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 29 और आज की क्लास में हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ मोड्स के बारे में। डेंसिटी ऑफ मोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, जो फिजिक्स की वेरियस ब्रांचेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको डेंसिटी ऑफ मोड्स बहुत अच्छे से समझ में आए। और वैसे भी जो हम टॉपिक कर रहे हैं लैटिस हीट कैपेसिटी के लिए, उसमें डेंसिटी ऑफ मोड समझना, यानी कि डेंसिटी ऑफ मोड जो हम टॉपिक समझेंगे अभी, वो टॉपिक समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेबीज थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी इस डेंसिटी ऑफ मोड्स को यूज़ करती है। तो वैसे तो हमने स्पेसिफिक हीट समझा, उसके बाद हम क्लासिकल थ्योरी समझे, फिर हम आइंस्टाइन थ्योरी समझे। क्लासिकल थ्योरी में जो कमियां थी उसको आइंस्टाइन ने ठीक करा। आइंस्टाइन थ्योरी में भी कुछ कमियां थी जिनको डेबीज मॉडल में ठीक किया जाएगा, और डेबीज मॉडल समझने के बाद आपको बहुत अच्छे से लैटिस हीट कैपेसिटी क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है और उसका क्यों ये ग्राफ होता है, ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पर ये समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पहले एक कॉन्सेप्ट समझना, और वो है डेंसिटी ऑफ मोड्स, जो हम आज की क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको डेंसिटी ऑफ मोड्स अच्छे से समझ में आ पाए। हालांकि मैंने अभी तक क्लासिकल थ्योरी और आइंस्टाइन थ्योरी की जो कमियां थी उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा है। जब मैं डेबीज मॉडल कराऊंगा तो मैं पहले डेबीज मॉडल करा लूँगा, हम लोग डेबीज मॉडल कर लेंगे पहले साथ में, उसके बाद हम तीनों की कमियों को देख लेंगे। उससे होगा क्या कि हमारे तीनों मॉडल्स हमें अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे और हम उनके कनेक्शंस भी समझ पाएंगे कि किसके बाद क्यों आया और कैसे आया। खैर, तो आज की क्लास में हमें डेंसिटी ऑफ मोड समझना है। मोड्स आप जानते हो क्लास 11th को यहाँ पर काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा। क्लास 11th की फिजिक्स में आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर मोड समझे थे, और वो सब और आपने सॉलिड्स पढ़ा था जिसमें आपने स्ट्रेस स्ट्रेन समझा था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी इस्तेमाल होंगी, जैसे भी होंगी मैं बताऊँगा। तो डेंसिटी ऑफ मोड्स, बेसिकली डेंसिटी ऑफ मोड्स होता है, डेंसिटी ऑफ मोड्स को दिखाया जाता है Z न्यू से, और ये डेंसिटी ऑफ मोड्स बताता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू। यानी कि अगर मान लीजिए डी एन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, हम आएंगे इन सब चीज़ों पे, आपको सब समझ में आएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। पर अभी के लिए क्योंकि मैंने नाम लिखा है तो मैं इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो डेंसिटी ऑफ मोड्स होता है नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल डी न्यू। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होंगे, तो फिर वो ये होंगे। तो आप डी एन लिख दोगे, Z न्यू, डी न्यू, ठीक है। अब समझते हैं इन चीज़ों को, ये होती क्या है और कैसे ये सब चीज़ें आएंगी। और यहाँ पर लाइट पड़ रही होगी, मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है ऐसे कि मैं उस लाइट को हटा पाऊँ, तो आप प्लीज़ उसके लिए आई रिग्रेट। खैर, देखिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो हम सॉलिड के लिए क्योंकि कर रहे हैं, तो सॉलिड के अंदर हमें 3 डायमेंशन लेकर के सारी बातें करनी चाहिए, पर हम यहाँ 3 डायमेंशन लेकर शुरुआत नहीं करेंगे। हम शुरुआत करेंगे 1 डायमेंशन लेकर के, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे 3 डायमेंशन के लिए, और ट्रांसवर्सल वाइब्रेशन को भी हम यहाँ नहीं लेंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे। अब अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग, सिर्फ 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं अभी। शुरुआत में जितनी भी बात करेंगे हम सिर्फ 1 डायमेंशन के लिए बात कर रहे हैं। तो ये उसका एक्स एक्सिस है, और ये मान लीजिए ओरिजिन है, और ये जो मैंने स्ट्रिंग ली है, इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो मान लीजिए कैपिटल L है। ओके, अब इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर पार्टिकल्स हैं और कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग है, ये सारे पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो मान लीजिए x दूरी पर मैंने एक एलिमेंट लिया, नाम दे देते हैं AB, ठीक है, और x प्लस dx पे, यानी कि dx आगे, और मैंने एक दूसरी लाइन एलिमेंट मान लिया, ये है CD। अब ये जो एलिमेंट है मेरे पास ABCD, मैं इसको लेकर के अब आगे की चीज़ें समझूंगा। देखिए, A से लेकर B तक ये जो पूरी लाइन है, इस पे जितने भी पार्टिकल हैं सब एक साथ लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस कर रहे हैं। तो ये सारे पार्टिकल एक साथ, इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस लाइन पे जितने भी हैं सबका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बिल्कुल बराबर है। ओके, इसी तरीके से जो CD वाले पार्टिकल्स हैं वो भी ऑसिलेशंस कर रहे हैं, तो वो भी इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहे हैं। और अगेन इस लाइन पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो सबका बराबर है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने ये वाली जो लाइंस बनाई हैं ये थोड़ी लंबी बनाई है और ये वाली छोटी बनाई है। अभी आप समझ जाओगे कैसे। देखो, जब ये ऑसिलेशन कर रहे हैं तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है
वो जो होगा क्या एग्जैक्टली सेम इसकी डिस्प्लेसमेंट भी उतनी ही होगी? नहीं, इसकी डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। अभी बताता हूँ कैसे। फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, मान लीजिए किसी टाइम पर ये जो ए बी वाली लाइन है, जो एलिमेंट है, वो थोड़ा आगे गया, तो इस जगह पर आ गया, तो इसका नाम दे दिया मैंने ए प्राइम बी प्राइम। तो ये जो डिस्टेंस है ए डैश, ये है मेरा यू एक्स कॉमा टी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, तो मैं एक्स दूरी पर हूँ तो डिस्प्लेसमेंट यू एक्स कॉमा टी है। पर अगर मैं x प्लस डी एक्स दूरी यानी कि सी डी पे आता हूँ तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो थोड़ी ज़्यादा नहीं होगी क्या? यू एक्स कॉमा टी तो होगी, साथ में थोड़ी और ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लीजिए कि आप इस तरफ यू एक्स कॉमा टी दिखाते हो और इस तरफ x दिखाते हो, तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो x और t दोनों का फंक्शन है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो इस पॉइंट पर मान लो x दूरी पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है इतनी, जिसको आप फिलहाल के लिए यू एक्स कॉमा टी बोल रहे हो। तो जब आप थोड़ा सा dx आगे चले जाते हो तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो यू एक्स कॉमा टी इतनी तो होगी, साथ में ये थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा उसमें। और ये थोड़ी सी चीज़ आप कैसे निकालोगे? ये थोड़ी सी चीज़ निकालते हैं हम यू एक्स कॉमा टी में x के साथ कितना चेंज आ रहा है, डॉट dx से मल्टीप्लाई कर दो जितनी दूरी तक गए, तो मुझे ये चेंज मिल जाता है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि c, इसका नाम दे देते हैं c प्राइम d प्राइम, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि c प्राइम का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट, तो आप c प्राइम के लिए बोलोगे कि यू एक्स कॉमा टी तो है, यू एक्स कॉमा टी तो है, प्लस साथ में ये चीज़ और आ गई, यानी कि यू एक्स कॉमा टी एक्स के साथ चेंज कितना हो रहा है और मैं कितना आगे गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आया मेरे पास टोटल सी प्राइम या कह लो डी प्राइम, और ए प्राइम या फिर कह लो बी प्राइम, एक ही बात है, दोनों बराबर हैं। इसको हम डी प्राइम भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों की मुझे वैल्यूज़ मिल गई। अब जब ये मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रेन लग रहा है। अब स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन को ई से दिखाते हैं, और स्ट्रेन होता है चेंज इन कन्फिग्रेशन बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। आप 11th क्लास के अंदर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेन होता है चेंज इन कन्फिग्रेशन बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। चेंज इन कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हो कि बाद में कितनी कन्फिग्रेशन है, पहले कितनी थी, दोनों को माइनस करो तो चेंज इन कन्फिग्रेशन मिलेगा। बाद में कितनी कॉन्फ़िगरेशन है, बी प्राइम डी प्राइम, पहले कितनी कॉन्फ़िगरेशन थी, बी डी, एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज बी डी। अब बी प्राइम डी प्राइम तो आपको पता नहीं है, आपको बी प्राइम डी भी नहीं पता है, तो आप ये निकालोगे कैसे बी प्राइम डी प्राइम? देखो कैसे निकालेंगे। बी प्राइम डी प्राइम मुझे निकालना है, मुझे बी प्राइम पता है, मुझे डी प्राइम भी पता है, और मुझे बी डी जो कि है डी एक्स ये भी पता है ना, ये भी पता है मुझे। तो मैं बी प्राइम डी प्राइम को लिख सकता हूँ, बी प्राइम डी प्राइम को लिख सकता हूँ बी डी प्लस डी प्राइम, बी डी प्लस डी प्राइम, बी डी प्लस डी प्राइम यहाँ तक आ गया। इसमें से बी प्राइम माइनस कर दो तो मुझे मिल जाएगा बी प्राइम डी प्राइम माइनस बी प्राइम, और माइनस बी डी तो है डिवाइडेड बाय बी डी से गया बी डी, और डी प्राइम है मेरे पास ये पूरी चीज़, यानी कि यू एक्स कॉमा टी प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स डॉट डी एक्स, ये तो आ गया पूरी चीज़ डी प्राइम माइनस बी प्राइम है मेरे पास ये यू एक्स कॉमा टी डिवाइडेड बाय बी डी है मेरे पास डी एक्स। तो इससे गया ये, इससे गया ये, तो स्ट्रेन की वैल्यू आई मेरे पास पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। यू ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन बोथ एक्स एंड टी, ये आ गई मेरे पास स्ट्रेन की वैल्यू। ठीक है, अब मैं हर जगह बार बार एक्स एंड टी लिखूंगा नहीं, तो आप समझ जाना। तो ये मेरे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन लग रहा है वो मुझे मिल गया पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। अब एक बात बताओ, अगर इस स्ट्रिंग का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मान लीजिए वो है y, तो क्या मैं इस पे लग रही फोर्स नहीं निकाल सकता? फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है?
फोर्स का फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस के हिसाब से, देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है हमारे पास स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यूनिटी, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया, एरिया इज यूनिटी, तो स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन है E, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, फोर्स आया E टाइम्स वाई, E टाइम्स वाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देता हूँ यहाँ पर जो काम की हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो पहली मिली वो ये कि स्ट्रेन का फॉर्मूला आया पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे ये मिली कि y इज इक्वल टू एफ बाई ई, इसका मतलब f इज इक्वल टू ई टाइम्स वाई। तो ये मुझे जनरल दो चीज़ें मिली हैं। अब एक बात बताओ, एलिमेंट के दो एंड है मेरे पास, एक इधर और एक इधर। इस एंड पर एक स्ट्रेन लग रहा है और इस एंड पर एक स्ट्रेन लग रहा है। स्ट्रेन की मल्टीप्लाई y से करूंगा तो इस एंड की फोर्स मिल जाएगी, और इस तरफ के स्ट्रेन की मल्टीप्लाई इधर के y से करूंगा, y तो खैर सभी का सेम है, y से करूंगा तो इधर की फोर्स मिल जाएगी। इस पे फोर्स लग रही है इधर, इस पे फोर्स लग रही है इधर, ये वाली ज़्यादा है, इस फोर्स में से इस फोर्स को माइनस कर दूंगा तो मुझे नेट फोर्स मिलेगी जो इस एलिमेंट पे लग रही है, वो निकालते हैं। स्ट्रेन एट वन एंड, एक एंड पे जो स्ट्रेन है वो है मान लो EX, तो जो दूसरे एंड पे स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, स्ट्रेन एट अनदर एंड, दूसरे एंड पे जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, बिल्कुल UX, T के तरीके से दूसरे एंड पे स्ट्रेन होगा EX, तो होगा साथ में पार्शियल E बाय पार्शियल x डॉट dx। ठीक है, ये इतना ऐड हो जाएगा कि E चेंज कितना हो रहा है x के साथ, डॉट dx, जितना मैं आगे गया। अब मैं इसी तरीके से फोर्स निकाल सकता हूं, यानी कि फोर्स एट वन एंड, एक एंड पे फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, मुझे y से मल्टीप्लाई करना है बस। तो एक एंड पे फोर्स लग गई EX टाइम्स y, और दूसरे एंड पे फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स एट अनदर एंड, दूसरे एंड पे फोर्स हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर दो y के साथ, तो इसकी करूंगा तो ये आएगा EXY प्लस इसकी मल्टीप्लाई y से करूंगा तो ये आ जाएगा। अच्छा, E की जगह पे मैं पार्शियल u बाय पार्शियल x लिख सकता हूँ, यहाँ पर पार्शियल बाय पार्शियल x तो है ही, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर टाइम्स dx और टाइम्स y, क्योंकि y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स लिख रहा हूँ। तो एक एंड पे लग रही फोर्स मिल गई, दूसरे एंड पे लग रही फोर्स मिल गई, दोनों को माइनस कर दूंगा तो इस एलिमेंट पे लग रही टोटल फोर्स मिल जाएगी। तो नेट फोर्स कितनी आई इसकी वजह से, इन दोनों को माइनस कर दो, इसमें से ये गया और बचा सिर्फ इतना, यानी कि डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर डॉट dx टाइम्स y। ये आई मेरे पास नेट फोर्स इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके। तो इसको लिख देते हैं, नेट फोर्स आई मेरे पास पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर डॉट dx डॉट y, ये आई मेरे पास नेट फोर्स। अब एक बात बताओ, मुझे ux, t डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ux, t पता है, अगर मैं इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन कर दूं पार्शियल, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं मास से कर दूं तो क्या मुझे नेट फोर्स नहीं मिलनी चाहिए डायरेक्ट, मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो मुझे नेट फोर्स तो यहाँ से ही मिल सकती है, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो अगर मैं यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो मुझे सिंपली फोर्स नेट मिल जाएगी, जो कि होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कितना है, मान लीजिए इस एलिमेंट की ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास, इसकी डेंसिटी है रो, ठीक है, और यूनिफॉर्म है वो, टोटल डेंसिटी उसकी रो है। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम है एरिया इनटू, देखो वॉल्यूम जैसे आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हो तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, बेस एरिया, और एच क्या है, कितना आप ऊपर गए। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और कितना आप आगे गए, मैं कितना आगे गया, सिर्फ dx, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू dx। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। एरिया मैं यूनिटी ले रहा हूँ तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मास कितना आ जाएगा, रो टाइम्स सिर्फ dx, है ना। तो मैं यहाँ पर m की जगह पे लिख सकता हूँ रो टाइम्स dx, और एक्सेलरेशन होगा मेरे पास पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर u अगेन x, t यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख देना। तो ये आई मेरे पास f नेट यूजिंग
न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ये मेरे पास एफ नेट आया यूजिंग ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी नोन प्रॉपर्टीज़ जो हमें पता है, स्ट्रेन वगैरह ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करके। तो ये भी नेट फोर्स है और ये भी नेट फोर्स है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो ये दोनों इक्वल होती हैं। तो फ्रॉम दिस एंड दिस वी नो दैट डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज डॉट डी एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू रो डी एक्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर। ये इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। अब देखो dx से तो dx कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिला डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो बाय वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर ये तो वेव इक्वेशन आ गई मेरे पास, पर अभी मैं बताता हूँ। पहले जरा रो बटा वाई, ये जो रो बाय वाई है इसको पहले देख लेते हैं। देखो रो की अगर मैं डायमेंशन देखूँ तो रो की डायमेंशन क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि m बाय एल क्यूब। और y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन की तो डायमेंशन होती नहीं है, तो y की डायमेंशन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ वही डायमेंशन जो स्ट्रेन की होती है। स्ट्रेन होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 और एरिया होता है l की पावर 2। तो एक l से l गया, नीचे l की पावर 1 बचा। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं अब तो मुझे मिलेगा m से चला जाएगा m, ये मुझे मिलेगा 1 बाय एक l से, ये l तो ऊपर आ जाएगा, एक l से ये गया l की पावर 2, यहाँ मुझे मिलेगा lt-1 का स्क्वायर। तो देखो lt-1 होती है डायमेंशन वेलोसिटी की, तो रो बाय वाई की क्या एग्जैक्टली 1 बाय वी स्क्वायर वाली डायमेंशन नहीं है, ये v क्या है फिर यहाँ पर, यानी कि ये चीज़ 1 बाय वी स्क्वायर की डायमेंशन दे रहा है। तो v क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन दे रहा है, 1 बाय वी स्क्वायर, v वेलोसिटी है। तो यहाँ वेलोसिटी किसकी है, देखो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हो रही है ना, तो ये जो वेव बन रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो बन रही है इन द प्रोपोगेशन ऑफ वेव का जो प्रोपोगेशन हो रहा है जिस तरफ, इसकी जो वेलोसिटी है स्ट्रिंग के अंदर, उस वो वेलोसिटी है ये। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ। अब मैं ये मिटा देता हूँ, इसका अब यूज़ में आने नहीं वाली। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, और फिगर का भी यूज़ नहीं है, जब यूज़ होगा तो दोबारा बना लेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ सिर्फ, ये मुझे मिला पार्शियल u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो बाय वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बाय वी स्क्वायर, 1 बाय वी स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल टी स्क्वायर। ये होती है हमारे पास वेव इक्वेशन, यानी कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हो रही है उसकी जो वेव है, उस वेव की इक्वेशन ये है। दिस इज़ द वेव इक्वेशन, और इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं ux, t, अभी निकालेंगे हम उसको। बट पहले जरा यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन दैट स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं इसको vs लिख देता हूँ जस्ट टू सिग्निफाई कि ये वेलोसिटी स्ट्रिंग के अंदर है वेव की। हालांकि बाद में हम यहाँ पर इसके अंदर सॉलिड जब आएगा, मतलब 3 डायमेंशन सॉलिड की जब हम बात करेंगे, अभी तो 1 डायमेंशन के लिए कर रहे हैं, तब वहाँ पर सॉलिड के अंदर 2 वाइब्रेशन होती हैं, ट्रांसवर्सल भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। तब हम वहाँ पर इसको अलग अलग कर लेंगे, ट्रांसवर्सल के लिए vt कर लेंगे और लॉन्गिट्यूडनल के लिए vl कर लेंगे। ठीक है, बाद में करेंगे। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका जो सोल्यूशन होगा वो होता है हमारे पास a साइन n पाई बाय एल एक्स कॉस 2 पाई न्यू n t, ये इसका सोल्यूशन होता है स्टेशनरी वेव वाला। इस सॉल्यूशन को हमें रटना नहीं है, तो मैं अब आगे इस पूरे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आया कैसे उसे सॉल्व करूंगा। बट अगर वो आपको आता है तो मैं भी यहाँ पर टाइम बता दूंगा, आप सिर्फ उस टाइम पे क्लिक कर दो, हम सीधा इसके आगे आ जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हम इस सॉल्यूशन को लाने की कोशिश करते हैं अब इससे, ताकि हमें ये याद ना करना पड़े। ओके, क्योंकि u जो है, वैसे यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी कहीं पर भी कोई भी मोशन हो रहा है और आपसे बोला जाए कि प्रूव करो वहाँ जो मोशन हो रहा है वो वेव है, वो वेव मोशन है, तो आपको बेसिकली ये इक्वेशन वहाँ एस्टेब्लिश करनी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने ये इक्वेशन एस्टेब्लिश कर दी, तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर जो मोशन हो रहा है वो एक वेव मोशन है, ये इस बात का प्रूफ भी है। ओके, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, यानी कि ux, t जो है मेरे पास, ये u डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, ये x और t
दोनों का फंक्शन है, ये x पे भी डिपेंड कर रहा है और t पे भी डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको दो फंक्शनों में तोड़ देता हूँ। पहला फंक्शन जो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा हो उसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक दूसरे फंक्शन से जो सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा हो। तो fx मान लीजिए इसके अंदर का वो वाला हिस्सा जो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है वो ये रहा, और जो t पे डिपेंड कर रहा है वो है gt, और मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब ये fx बता क्या रहा है, ये शेप बता रहा है, और gt क्या बता रहा है, gt टाइम इवोल्यूशन बता रहा है मेरी वेव के लिए। खैर वो तो डिटेल्स हैं, हम उन पर बाद में जाएंगे। अभी फिलहाल इधर देखो, हमने क्या करा, ux, t को दो फंक्शनों में तोड़ दिया, एक fx और एक gt। ठीक है, अब अगर मुझे इसको इसमें प्लग करना है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ u की ज़रूरत नहीं है, खाली u होता तो fx gt मिल गया। मुझे यहाँ पर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर u की ज़रूरत है, तो उसको निकालते हैं। अगर मैं डेल u बाय डेल एक्स निकालूँ, ठीक है, तो पार्शियल u बाय पार्शियल x का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो t वाला हिस्सा है मैं उसको कांस्टेंट मान रहा हूँ, तभी मैंने पार्शियल लिखा है। तो मैं यहाँ पर gt को अगर कांस्टेंट मान रहा हूँ तो gt, और ये हो जाएगा मेरे पास df बाय dx। ठीक है, अब क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है तो मैं d बाय dx लिखूंगा, सिर्फ पार्शियल नहीं लिखूंगा यहाँ पर। अगर मैं इसकी दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, gt अगेन कांस्टेंट रहेगा, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर एफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये आया मेरे पास डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर जो मुझे यहाँ पर चाहिए। मुझे यहाँ पर डेल स्क्वायर u बाय डेल टी स्क्वायर भी चाहिए, तो वो भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से डेल स्क्वायर u बाय डेल टी स्क्वायर, ये आएगा, यहाँ पर एफ एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जी टी बाय डेल टी स्क्वायर। तो मुझे दोनों चीज़ें मिल गई जिसकी मुझे ज़रूरत है इस इक्वेशन में डालने के लिए। मुझे पहली इक्वेशन भी मिल गई, दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब मैं इन दोनों को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, इसकी जगह पर आ जाएगा जी टी, हाँ, डेल स्क्वायर एफ एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वी एस स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर। वो क्या था, एफ एक्स डेल स्क्वायर जी टी बाय डी टी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इसको सॉल्व करके। पर इस तरफ जो है मेरे पास x का भी फंक्शन है, t का भी फंक्शन है। मैं चाहता हूँ इस तरफ LHS में सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन रहे, और इस तरफ RHS में सिर्फ और सिर्फ t का फंक्शन रहे। तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ ux, t से, इसको भी और इसको भी। अच्छा, ux, t था क्या मेरा, fx टाइम्स gt, तो यहाँ भी लिख सकता हूँ fx टाइम्स gt। अच्छा देखो, gt से गया gt, fx से गया fx, तो मुझे क्या मिला, 1 बाय fx डी स्क्वायर एफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वी एस स्क्वायर 1 बाय जी टी डी स्क्वायर जी टी बाय डी टी स्क्वायर। ये मुझे इक्वेशन मिली। अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, और ये वेरिएबल सेपरेशन आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी करा होगा, ये वेरिएबल सेपरेशन आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी करा होगा। जब आप लाप्लास इक्वेशन को समझने के बाद आप वेरिएबल सेपरेशन पे आते हो, तब आपने वहाँ पर पोटेंशियल के लिए पढ़ा होगा। ये सेम आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो, जब आप वहाँ पर आप वेव फंक्शन के लिए करते हो। उसको वेव फंक्शन जो होता है वहाँ पर वो x, t दोनों पे डिपेंड करता है, तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन में आप उसको दो फंक्शनों में तोड़ देते हो, साई x और कोई दूसरा फंक्शन t के लिए, है ना। तो खैर जब वो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हम। खैर, तो ये LHS सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है और RHS सिर्फ और सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा है। अब आप एक बात बताओ, एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ x पे डिपेंड कर रही हो वो एक ऐसी चीज़ के बराबर है जो सिर्फ t पे डिपेंड कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सी एक कंडीशन है जब ऐसा हो सकता है? सोचो, आपके पास कोई एक चीज़ है, आपने उसमें x तो कर दिया फिक्स, जो उसकी वैल्यू है वो फिक्स कर दी, और जो दूसरा फंक्शन है जो टाइम पे है वो चले जा रहा है। हाँ, तो वो दोनों चीज़ें, ये जो आपने फिक्स कर दिया नंबर और वो बढ़े जा रहा है, ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है? या फिर आपने t फिक्स कर दिया और x बढ़े जा रहा है। या फिर आप एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, है ना। अगर आप इसको मान लो, आप इसको, इस पूरी चीज़ को मैं ax बोल रहा हूँ मान लो,
और इस पूरी चीज़ को मैं bx बोल रहा हूँ, माइनस bx बोल रहा हूँ मान लो, तो वो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस bx इज इक्वल टू 0। तो एक फंक्शन ax और एक फंक्शन bx दोनों मिल करके आंसर दे रहे हैं 0, सॉरी bt। अगर आप x फिक्स कर देते हो और b चेंज हो जा रहा है तो ये दोनों का सम 0 कैसे हो सकता है? या फिर आप ये फिक्स कर देते हो और ये चेंज हो जा रहा है तो इन दोनों का सम 0 कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब ये दोनों एक कांस्टेंट के बराबर हों। जब ये दोनों एक कांस्टेंट के बराबर हों तभी ऐसा हो सकता है, और वो कांस्टेंट हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, बट जो यहाँ पर हम मानेंगे वो अभी आपको ऑकवर्ड लगेगा, बट बाद में आप समझ जाओगे कि क्यों वही लिया। तो वो होता है हमारे पास यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो हम यहाँ पर लेते हैं। हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अब मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया आप समझ जाओगे आगे। ओके, तो पहली चीज़ दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/fx, अच्छा वी एस स्क्वायर को भी इधर ले आओ, इधर ले आएंगे तो ये वी एस स्क्वायर इधर आ जाएगा, वी एस स्क्वायर। तो वी एस स्क्वायर बाय एफ एक्स आप उधर रख के भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। डी स्क्वायर एफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमने पहली इक्वेशन ली, और दूसरी इक्वेशन ली 1/gt डी स्क्वायर जी टी बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमने दूसरी इक्वेशन लिखी। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन तक आ जाएंगे, जो बहुत आसान है। अब देखो कैसे आएंगे हम। ओके, मैं पहली इक्वेशन लिखता हूँ। मैं दोनों इक्वेशन को साथ साथ ही मैं पहली इक्वेशन करता हूँ फिर दूसरी इक्वेशन करूँगा। वी एस स्क्वायर बाय एफ एक्स डी स्क्वायर एफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। अब ये इक्वेशन अगर मैं इस एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ सब तरफ और वी एस स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ सब तरफ, तो मेरे पास यहाँ पर मिलेगा मुझे डी स्क्वायर एफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा बाय वी एस पूरे का स्क्वायर और इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो बहुत इजी वही वाली इक्वेशन है जो 11th क्लास में हम ऑसिलेशन वाले चैप्टर में करते थे। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल होता है साइन कोसाइन के टर्म्स में। क्या था इसमें? इसका सॉल्यूशन होता है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट फिर साइन और फिर जिस चीज़ का स्क्वायर है वो यहाँ पर लिख दो, ओमेगा बाय वी एस। स्क्वायर करके मत लिखो, जिस चीज़ का स्क्वायर है वो यहाँ पर लिख दो और जिस चीज़ का ये फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। किसका फंक्शन है? एक्स का, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। फिर प्लस बी, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसको यहीं पर ही कर दूंगा। तो ये है मेरे पास, और हाँ इधर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और फिर जी टी से सब जगह मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर जी टी बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करेंगे, पहले इसको कर देते हैं। ओके, तो ए साइन ओमेगा बाय वी एस टाइम्स एक्स प्लस बी कॉस ओमेगा बाय वी एस टाइम्स एक्स, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, ये अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ओमेगा बाय वी एस को मैं कुछ लिख सकता हूँ। ओमेगा होता है मेरे पास 2 पाई न्यू बाय वी एस। ओके, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी इनका कोई रिलेशन बनता है? अगर मैं फ्रीक्वेंसी अगर मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस लैम्डा वेवलेंथ अपॉन टाइम, और 1 अपॉन टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि वी एस इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। यहाँ पर मेरे पास है न्यू बाय वी एस उधर जाएगा तो ये मिला मुझे न्यू बाय वी एस, मुझे मिला 1 बाय लैम्डा। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर लिख सकता हूँ 1 बाय लैम्डा, तो ये मुझे मिला 2 पाई बाय लैम्डा, और 2 पाई बाय लैम्डा होता है वेव नंबर यानी कि के। तो मैं ओमेगा बाय वी एस की जगह सिंपली के लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ सिंपली के। तो ये हो जाएगा ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, तो ये मुझे मिल गया एफ एक्स। इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये एफ एक्स मिला। अब निकालते हैं जी टी। बिल्कुल इसी तरीके से है। अच्छा, इसके कांस्टेंट को नाम दे देते हैं, इसको a1 और इसको b1 नाम दे देते हैं।
ठीक है, क्योंकि इसमें भी कांस्टेंट आएंगे तो उसको a2 और b2 नाम दे देंगे। अब अगेन इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सिमिलर, gt की वैल्यू आएगी मेरे पास a2, यहाँ पर कांस्टेंट दूसरा ले लेते हैं, a2 साइन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू निकालेंगे अभी, a2 साइन जिस चीज़ का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ओमेगा का, तो सिर्फ ओमेगा, और जिस चीज़ का फंक्शन है तो ओमेगा टी, प्लस b2 कॉस ओमेगा टी। अगेन ओमेगा की जगह मैं 2 पाई न्यू लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a2 साइन, चलो बाद में लिख देंगे, तो ये आ गई मेरे पास gt की वैल्यू, a2 साइन ओमेगा टी प्लस b2 कॉस ओमेगा टी। अब देखो आप, जो मेरा u था x, t वो था fx gt, है ना, तो मैं इस ux, t की जगह इसके लिए लिख सकता हूं fx मैं पहले ही निकाल चुका हूं, जो कि है मेरे पास a1 साइन kx प्लस b1 कॉस kx इंटू gt, जो कि है मेरे पास a2 साइन ओमेगा टी प्लस b2 कॉस ओमेगा टी। अब मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, आगे आप समझ जाओगे, जहां से आप समझ जाओगे मैं वहां पर रुक दूंगा। अब देखो ये मेरे पास चीज़ें आ गई, अब मुझे जरा इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। अब दोबारा से एक बारी डायग्राम देखो, हमारे पास क्या था, हमारे पास स्ट्रिंग थी और इस स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स्ड थे, है ना, तो अगर ये वाला एंड इस यहाँ पर x कितना है 0, तो u0, t इस एंड का जो पार्टिकल है वो तो ऑसिलेट नहीं कर रहा, तो u0, t कितना आना चाहिए, आंसर 0 होना चाहिए। इसी तरीके से l दूरी पर यानी कि ul, t ये वाला भी पार्टिकल यहाँ पर मैंने रोक के रखा हुआ है ना, तो ये वाला पार्टिकल भी इसका मतलब मूव नहीं कर सकता, फिक्स्ड है ये वाला पार्टिकल, तो ul, t भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये बाउंड्री कंडीशन है और इसको यूज़ करके हम a1 और b1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो निकाल लेंगे। और ये वाली इक्वेशन आप निकाल लेना, यहाँ पर आप बाउंड्री कंडीशन नहीं यूज़ करोगे, यहाँ पर आप इनिशियल कंडीशंस यूज़ करोगे, यानी कि इसका जो डिफरेंशियल है, हाँ, उसको आप 0 के बराबर कर देना, तो फिर यहाँ से आपको दूसरा वैल्यू मिल जाएगी, मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा। अब देखो मैं पहले बाउंड्री कंडीशन वाला कर देता हूँ, तो u0, t अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पर जहाँ भी x है उसकी जगह 0 डाल दो और टोटल आंसर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, है ना, तो x की जगह 0 डाल दूंगा तो यहाँ साइन 0 होता है 0, तो ये तो गया, cos kx, x की जगह 0 तो cos 0 होता है 1, तो सिर्फ b1 बचा, तो b1 टाइम्स ये पूरी चीज़, यहाँ तो x नहीं है तो ये पूरा का पूरा gt है बस, और ये होना चाहिए 0 के बराबर। अब एक बात बताओ, दो नंबरों की एक फंक्शन है और एक b1 है, अब या तो b1 0 है या फिर gt 0 है, दो नंबरों की मल्टीप्लाई कर रहे हो आंसर आ रहा है 0, तो या तो दोनों 0 हैं, दोनों 0 हो नहीं सकते, क्योंकि अगर दोनों 0 हैं तो ये फंक्शन थ्रू आउट 0 हो जाएगा। देखो gt 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि gt x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और मैं यहाँ पर x के हिसाब से मैंने देखा है कि u जब x 0 है, टाइम चाहे कुछ भी हो, उस टाइम पे मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर मैं gt को ही 0 कर दूँ तो x की वैल्यू आप कुछ भी करो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि gt x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इसमें हो ही नहीं रही, कोई ऑसिलेशन ही नहीं है, कोई मोशन ही नहीं है, कभी भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, ऑसिलेशंस तो है, मोशन है, बट कोने पे नहीं है, तो यानी कि gt तो 0 होगा नहीं, बिकॉज इफ gt इज 0 फंक्शन इज एवरीवेयर 0, तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब b1 0 है। तो ये तो हो गई पहली चीज़ जो मुझे पता लग गई पहली बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करके, तो इसको लिखने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है कभी भी। अब दूसरी चीज़ ul, t ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन आप यूज़ कर लो, तो जब आप ये वाली कंडीशन यूज़ करोगे तो देखो क्या करते हैं, x की जगह आपकी बार मुझे l रखना है, ये तो मुझे लेना नहीं है क्योंकि b1 0 आ चुका है, तो मुझे मिलेगा a1 साइन kl और फिर ये पूरा का पूरा gt इज इक्वल टू 0। अगेन ये चीज़ 0 के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, a1 है, साइन kl है और gt है, इन तीनों में से कोई भी एक 0 है। कौन 0 है, gt 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर gt 0 है तो अगेन सेम आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विल बी 0 एवरीवेयर एंड देयर विल बी नो मोशन पॉसिबल। तो अब या तो a1 0 है या साइन kl 0 है। देखो a1 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर b1 पहले ही 0 हो चुका है, और अगर आप a1 भी 0 कर दोगे तो ये चीज़ हर जगह ही 0 हो जाएगी, तो हर जगह ही 0 हो जाएगी, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के मुझे हर जगह ही आंसर 0 मिलेगा। तो यानी कि सेम वही वाली आर्ग्यूमेंट gt वाली, फंक्शन विल बी 0 एवरीवेयर, तो ऐसा तो नहीं है, वेव मोशन तो है, तो यानी कि a1 0 हो नहीं सकता।
तो बचा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, दैट इज साइन के एल। तो यानी कि साइन के एल 0 है और साइन के एल इज इक्वल टू 0, तो मैं लिख सकता हूँ साइन एन पाई, साइन से गया साइन, तो मुझे के एल की वैल्यू कितनी मिलेगी, इज इक्वल टू 0। के एल की वैल्यू कितनी मिलेगी, एन पाई। तो के की वैल्यू कितनी मिली मुझे, के की वैल्यू मिली मुझे एन पाई बाय एल, ये मिली मुझे के की वैल्यू। तो यहाँ से यू एक्स कॉमा टी कितना लिखा जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ यू एक्स कॉमा टी, मैं यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट, अब इसकी ज़रूरत यू एक्स कॉमा टी मुझे मिला a1, तो a1 ही है, साइन के की वैल्यू कितनी मिली मुझे, एन पाई बाय एल, तो मैं के की जगह लिख सकता हूं एन पाई बाय एल, और यहां पर है मेरे पास x। अब इस तरफ के लिए आप यूज कर लेना इनिशियल कंडीशन, यानी कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर पुट कर देना, आपको a2 की वैल्यू 0 मिलेगी, ये हट जाएगा और बचेगा b2 cos ओमेगा टी। तो मैं यहां लिख सकता हूं b2 cos ओमेगा, ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई न्यू टी। a1 और b2 दोनों कांस्टेंट हैं, तो दोनों को b2 को एब्जॉर्ब कर दो a1 के अंदर, तो सिंपली सिर्फ एक कांस्टेंट लिख दो और वो है a। ठीक है, a1 टाइम्स b2 को मैंने a बोल दिया, तो देखो सेम टू सेम यही इक्वेशन आ गई ना। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, बस मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स में ये पढ़ा हुआ है तो आपको फिर कोई इशू नहीं है इसको समझने में, आप सीधा यहाँ से समझ सकते हो। तो खैर मुझे k की वैल्यू मिली एन पाई बाई एल इंटू एक्स। अब देखो यहाँ से मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आई है इस स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग मेरी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, बट इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है, वो मुझे यहाँ से समझ में आया है। देखो कैसे समझ में आया है, मुझे k मिला n पाई बाय l, k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो मैं k की जगह लिख सकता हूँ 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू n पाई बाय l, n पाई बाय l, पाई से गया पाई और मुझे 1 बाय लैम्डा की वैल्यू मिली n बाय 2l। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 अलग अलग डाल करके, n आपको मोड बता रहा है, तो n की वैल्यू 1 2 3 अलग अलग डाल करके 1 बाय लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 1 बाय लैम्डा 2 अलग अलग निकाल सकते हो। अच्छा, यहीं से आप फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग निकाल सकते हो। कैसे, मैंने अभी देखा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज लैम्डा एंड 1 अपॉन टाइम इज फ्रीक्वेंसी, है ना। तो 1 बाय न्यू 1 बाय लैम्डा हो जाएगा मेरा न्यू बाय वी एस, है ना। 1 बाय इसका रेसिप्रोकल कर दो और फिर न्यू को इधर भेज दो, तो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू आ गई, और इसको मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये मुझे मिलेगा फ्रीक्वेंसी बाय वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव इज इक्वल टू n बाय 2l। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूँ तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगी n बाय 2l टाइम्स वी एस। अब देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रिंग मेरे पास कॉन्टिन्यूस है पर जो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो अलग अलग मिल रही है। n की वैल्यू 1 के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी मिल रही है न्यू 1 मुझे मिल रहा है 1 बाय 2l टाइम्स वी एस, या कह लो वी एस बाय 2l। मुझे न्यू 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, ट्वाइस ऑफ इतना हिस्सा, और इतना हिस्सा क्या है न्यू 1, तो ट्वाइस ऑफ न्यू 1, ये मुझे दूसरी फ्रीक्वेंसी मिली। तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी मुझे, थ्राइस ऑफ न्यू 1, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिंग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्क्रीट है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसा है, डिस्क्रीट है और इक्वली स्पेस्ड है। देखो न्यू 1 की जो वैल्यू है न्यू 2 की वैल्यू न्यू 1 की वैल्यू के डबल है, इसकी वैल्यू ट्रिपल है, तो यहाँ पर इक्वली स्पेस्ड है ये सब। तो अगर मैं इसको ग्राफ में बनाऊं, दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ इसको, इस तरीके से। अगर मान लो मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मान लो पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है इतने, ठीक है, तो न्यू 1 ये होगा, न्यू 2 इक्वली दूरी पर यहाँ पर आएगा, न्यू 3 इक्वली दूरी पर यहाँ पर आएगा। तो ये मेरे पास पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। तो ये हो गया न्यू 1, ये हो गया न्यू 2, ये हो गया न्यू 3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना है उसका डबल है ये वाला डिस्टेंस, उस और इस वाले का ट्रिपल है ये वाला डिस्टेंस। सो दे आर इक्वली स्पेस्ड। और यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या था, dn, और डेंसिटी ऑफ मोड्स क्या था, z न्यू।
और वो होता किसके बराबर है, पॉसिबल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू। तो डी एन की वैल्यू कितनी आएगी, जेड न्यू डी न्यू। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, जेड न्यू डी न्यू, पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अगर मान लो इतने हैं तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मुझे मिल गया। ये मुझे पहली बात यहाँ से समझ में है। अच्छा याद रखना, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपको जहाँ पर भी लगे ना कि ये वीडियो लंबी हो रही है या फिर आप बोर हो रहे हो तो वहाँ पर रोक देना, बाद में देख लेना। एक बारी में ज़रूरी नहीं है पूरा देखना, धीरे धीरे करके देख लेना, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से समझ लेना। ओके, अब आगे क्या मिला मुझे, न्यू इज इक्वल टू एन बाई 12, न्यू इज इक्वल टू एन बाई 12 टाइम्स वी एस। ये मुझे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिला फॉर डिफरेंट एन्स। यहां से मैं एन की वैल्यू अगर निकालूं तो वो आएगा मेरे पास 2L बाई वी एस टाइम्स न्यू। और अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा डी एन इज इक्वल टू 2L बाई वी एस डी न्यू। तो देखो ये डी एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है ना, और 2L बाई वी एस टाइम्स डी न्यू। तो कह सकते हो आप डी एन इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, और यू कैन डायरेक्टली से डी न्यू। तो ये मुझे डी एन की वैल्यू मिली। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो था वन डायमेंशन के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक स्ट्रिंग ले रहा था, पर सॉलिड वन डायमेंशन नहीं होता। जिस क्रिस्टल की हम बात करने वाले हैं आगे, वो वन डायमेंशन नहीं होता, वहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं। तो हम 3 डायमेंशन के हिसाब से एक सॉलिड लेते हैं, यानी कि एक क्यूब लेते हैं, और उसके लिए बात करेंगे। क्यूब की लेंथ L है, और इस चीज़ को मैं 3 डायमेंशन में जस्ट जनरलाइज कर दूंगा। अब सॉल्व नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो रही है, तो इसको जनरलाइज कर देते हैं। बस एक काम की चीज़ है, वो मैं लिख लेता हूँ। एन से लिख देते हैं, एन इज इक्वल टू 2L बाई वी एस डॉट न्यू। अलग अलग एन के लिए न्यू एन लिखना चाहते हो तो ये हमें मिल गया एक वन डायमेंशन के लिए, ये सारी चीज़ हो गई। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ 3 डायमेंशन में इधर, ठीक है। तो जनरलाइज करते हैं अब इसको। इसको 3 डायमेंशन में जनरलाइज करेंगे तो u जो होता है, यहाँ पर u क्या था मेरे पास, u था x, t। यहाँ पर u होगा मेरे पास x, y, z, t, है ना। और ये जो इक्वेशन है ये मेरे पास यहाँ पर हो जाएगी डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल जेड स्क्वायर, क्योंकि u यहाँ पर x, y, z, t है। तो x के लिए, y के लिए, z के लिए, इज इक्वल टू 1 बाई वी एस स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर u बाय डेल t स्क्वायर। ये इक्वेशन वन डायमेंशन के लिए, इसका जनरलाइजेशन 3 डायमेंशन के लिए हो गई ये इक्वेशन। तीसरी चीज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे इसका सॉल्यूशन ये है, उसी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्या होगा, a साइन n x वाला पाई बाय एल एक्स, साइन n x पाई बाय एल टाइम्स x, फिर y के लिए, z के लिए, यानी कि साइन n y पाई बाय एल y, साइन n z पाई बाय एल z, और cos 2 पाई न्यू टी तो है ही, cos 2 पाई न्यू एन टी, या सिर्फ न्यू टी लिख दो, एक ही बात है। तो ये हमें मिल गया इस चीज़ का जनरलाइजेशन 3 डायमेंशन में। इसी तरीके से n भी यहाँ पर क्या मिलेगा, n यहाँ पर हमें जो मिलेगा, आप सिर्फ इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो सॉल्व करना, आप इस चीज़ को इसमें प्लग इन करना, आंसर निकालना वगैरह वगैरह। खैर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, n स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर करूँगा यहाँ पर, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4L स्क्वायर बाई वी एस स्क्वायर, और यहाँ पर आया न्यू का स्क्वायर, ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अकेला n नहीं है, nx है, ny है, nz है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ n नहीं लिखूँगा, nz स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nx स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। अब आप याद करो, जब आपने 10th क्लास में आप इक्वेशंस लिखते थे सर्कल की, स्फीयर की, तो आपने वहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ करते थे x, y, z। तो वहाँ पर आप लिखते थे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ, वहाँ पर आप लिखते थे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, है ना। ये तीनों चीज़ें
ये तीनों पॉइंट्स, ये इक्वेशन मिला करके जो आपको देती थी वो एक स्फीयर बनता था, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसका रूट जो होता है वो उसका रेडियस होता है जो स्फीयर ये पॉइंट्स बना रहे हैं, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास nx ny nz है, तो मैं इसी चीज़ को nx ny और nz में लिखूँ तो ये चीज़ ऐसे लिख देता हूँ इसको 2l/vs न्यू का स्क्वायर। तो ये चीज़ मुझे क्या दे रही है, रेडियस। पर अब की बार जो रेडियस मेरे पास बन रहा है, जो स्फीयर मेरे पास बन रहा है, वो nx ny nz से बन रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पर एक स्फीयर बनाते हो तो ये स्फीयर जो आपका बन रहा है इसका एक कोऑर्डिनेट है आपका nx, एक कोऑर्डिनेट है आपका ny और एक कोऑर्डिनेट है आपका nz। तो बेसिकली आप यहाँ पर n स्पेस में बात कर रहे हो। जब अगर आप इसी चीज़ को k के टर्म्स में बोलते तो फिर आप कह देते कि आप k स्पेस में बात कर रहे हो। तो n स्पेस k से टेंशन मत लेना, अगर आप n के टर्म्स में आप सिग्निफाई कर रहे हो चीज़ों को और समझा रहे हो तो वो n स्पेस कहलाता है, बस और कुछ नहीं है। तो मुझे यहाँ पर मिल गया और मुझे r की वैल्यू मिली 2l/vs टाइम्स न्यू। मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ओके, r मुझे कितना मिला, r की वैल्यू मुझे मिली 2l/vs न्यू। हाँ, अगर मैं यहाँ से dr/d न्यू निकालूँ तो मुझे dr की वैल्यू कितनी मिलेगी, dr इज इक्वल टू 2l/vs d न्यू। ये मुझे dr की वैल्यू मिली। अगेन ये जो स्फीयर यहाँ से बन रहा है इस r रेडियस वाला, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। और अगर मैं dv निकालूँ, मान लीजिए मैं थोड़ा सा r आगे गया तो जो थोड़ा सा वॉल्यूम मिला मुझे वो कितना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो 3 आ जाएगा आगे, 3 से गया 3, मुझे मिलेगा 4πr² dr। यहाँ पर बस एक इंपॉर्टेंट बात है, इसे समझ लेना तो आपको सारी क्लास समझ में आ गई। आप ऐसे समझ लो, देखो हर एक पॉइंट मोड जो है, हर एक पॉइंट एक वॉल्यूम ले रहा है, 1 यूनिट वॉल्यूम ले रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आप इतने वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो इसके अंदर जितना वॉल्यूम है उतने पॉइंट हैं, इसका मतलब है ना। अगर आप थोड़ा सा आगे गए, dv आगे गए, तो आपने जितना dv आगे गए, ये जो dv की वैल्यू है इसका मतलब उसके अंदर उतने ही तो पॉइंट्स हैं, उतने ही तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है ना। जितना वॉल्यूम आप आगे गए या जितना रेडियस आप आगे गए, है ना। एक बार फिर से समझो, मान लीजिए इसके अंदर कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, और जितने पॉइंट हैं वो एक पॉइंट एक वॉल्यूम ले रहा है, एक यूनिट वॉल्यूम ले रहा है। तो इसके अंदर मान लो 10 पॉइंट हैं, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, 10 ही हुआ, क्योंकि एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट वॉल्यूम ले रहा है। इसी तरीके से इसके अंदर हर एक पॉइंट जो है वो एक यूनिट वॉल्यूम ले रहा है। तो जब मैं dv आगे गया, dv मेरा वॉल्यूम बनाया, तो dv वॉल्यूम का मतलब है कि उतने ही उसके अंदर पॉइंट्स हैं, तो वो है उसका टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, है ना। पॉसिबल नहीं, टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो बेसिकली ये जो dv प्राइम है ये आपको टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दे रहा है। मैंने पॉसिबल नहीं बोला, अभी मैं बताता हूं क्यों। देखो, एक स्फीयर के अंदर जो होता है वो पॉजिटिव हिस्सा भी होता है, नेगेटिव हिस्सा भी होता है। यानी nx पॉजिटिव वाला इधर से इधर तक है, पीछे नेगेटिव वाला है, ny इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, nz इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। मुझे nx ny nz की वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है, तो पॉजिटिव इसके अंदर कितने हिस्से हैं जो पॉजिटिव हैं, तीनों, है ना। सिर्फ एक ऐसा हिस्सा है, टोटल हिस्से कितने हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, और उनमें से सिर्फ एक ऊपर वाला अपर राइट, सिर्फ एक ऐसा क्वाड्रेंट कह लो, एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें nx ny nz तीनों पॉजिटिव हैं। तो मैं सिर्फ उसको लूँगा, उसे बोलूँगा पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन। वैसे तो सारे हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन, पर जो पॉसिबल है वो वही वाला है जिसमें nx ny nz तीनों होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये dv प्राइम तो चारों दिशाओं को बता रहा है। तो ये जब dv प्राइम वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर चारों दिशाओं के पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ, पर मुझे जो लेने हैं वो सिर्फ एक लेना है, क्वाड्रेंट अपर राइट। तो मैं पॉसिबल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, पॉसिबल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अगर मैं निकालता हूं तो वो कितना होगा, इस dv प्राइम का 8th हिस्सा, है ना। और dv प्राइम कितना है मेरे पास,
4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इसको डिवाइड कर दो 8 से। अब आर ये रहा, डी आर ये रहा, दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करो तो मुझे मिलेगा 4 पाई बाय 8 आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4l स्क्वायर बाय वी एस स्क्वायर डॉट न्यू स्क्वायर, और डी आर की जगह आ जाएगा 2l बाय वी एस डॉट डी न्यू। 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 8, 4:2 8 डिवाइडेड बाय 8, और कुछ नहीं कट रहा, ये आया 4 पाई कुछ गड़बड़ हो गई, एल आना चाहिए यहाँ पर, डी आर, हाँ नहीं ठीक है, वी एस स्क्वायर 4 पाई एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब बाय वी एस क्यूब डॉट न्यू स्क्वायर डी न्यू। ये आया मेरे पास टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मैं डी एन लिख देता हूँ इसको। ये मेरे पास टोटल आंसर आया। अच्छा एक बात बताओ, ये एल क्यूब क्या है? एल क्यूब क्या है? जो मैंने सॉलिड लिया है उसकी एक लेंथ एल, दूसरी लेंथ एल, मतलब लेंथ एल, ब्रेथ एल और हाइट एल। तो बेसिकली एल क्यूब मुझे वॉल्यूम तो बता रहा है उसका, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 4 पाई वी बाय वी एस याद रखो वेलोसिटी है, वी एस लिखने की भी जरूरत नहीं, अब सिर्फ वी लिखो, मैं लॉन्गिट्यूडनल के लिए यहाँ पर एल लगाने वाला हूँ अब वैसे भी, का क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। यह है मेरे पास डी एन। अच्छा डी न्यू को इधर ले आऊँगा तो बन जाएगा जेड न्यू, और जेड न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू स्क्वायर के। तो इसका मतलब अगर आप जेड न्यू का ग्राफ बनाते हो फ्रीक्वेंसी के साथ तो आप देखोगे कि इसको इधर ले आना, डी न्यू को इधर ले आओगे, डी न्यू बाय डी एन बाय डी न्यू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू। ये होता है आपका डेंसिटी ऑफ मोड्स, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू स्क्वायर के। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा, ये याद रखना। खैर एक काम की बात, सॉलिड के अंदर हमने लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ वाइब्रेशन लेकर के सारी बात करी है, पर सॉलिड के अंदर ट्रांसवर्सल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी होता है, और लॉन्गिट्यूडनल तो है ही जो हमने बात करी है, तो दोनों मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। तो अगर मैं टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करना चाहता हूं, तो क्योंकि मैंने टोटल पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन निकाला, पर मैंने ये निकाला सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल को यूज़ करके, तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से जो पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आया मेरे पास वो आएगा 4 पाई वी, और मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ 1 बाय वी। अब क्योंकि मैं लॉन्गिट्यूडनल के लिए बोल रहा हूँ इसको स्पेसिफिकली, तो मैं वी एल लगा देता हूँ का क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसवर्सल के लिए, तो एक बात याद रखना, ट्रांसवर्सल में हर फ्रीक्वेंसी के लिए 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में एक ही होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए ये हो गया, ट्रांसवर्सल के लिए हो जाएगा 4 पाई वी 2 बाय, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी के लिए 2 होते हैं, तो 2 बाय वी, उस वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसको वी टी नाम दे देते हैं, का क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों को इंक्लूड कर दिया मैंने इसका मतलब, और टोटल पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन सॉलिड के लिए निकाल लिए। तो इन दोनों को प्लस कर देता हूं अब बस। तो मेरे पास टोटल पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए सॉलिड, इन ए इलास्टिक सॉलिड जो मुझे मिला वो कितना मिलेगा, इन दोनों का सम, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो कॉमन है मैं उसको अलग लिख रहा हूं, तो 4 पाई वी तो कॉमन आ जाएगा, यहां से मुझे मिलेगा 2 बाय वी टी का क्यूब प्लस 1 बाय वी एल का क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। सो दिस इज योर टोटल पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन एन इलास्टिक सॉलिड। ये इम्पॉर्टेंट था डेबीज मॉडल को समझने के लिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई। अगली वीडियो में अब हम डेबीज मॉडल करेंगे अच्छे से, और समझ में भी आएगा, आई होप कि समझ में आए। और उसी वीडियो के एंड में, अगर वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम लिमिटेशंस की भी बात कर लेंगे, डुलोंग्स एंड पेटिट्स की, आइंस्टाइन की और डेबीज की। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।